स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। तो चलिए हमारा शो शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारे गेस्ट को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे अभी अपने पीछे हिस्ट्री की जो मिडिवल हिस्ट्री है या एंशियंट हिस्ट्री है, हमने उसके बारे में बात हम्म की थी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मिडिवल हिस्ट्री होती है या जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं होते। उसके हम्म अंदर हम काफी कुछ जो है वो अपनी इमेजिनेशन से या काफी कुछ जो है वो अपने ख्यालात से बनाते हैं कि ये ऐसा रहा होगा या वैसा रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट भी जब खुदाई करते हैं कुछ निकलता है तो वो अपने हिसाब से उसको सोचते हैं कि हाँ ये इतना पुराना रहा होगा या उसके टेक्सचर के हिसाब से ये क्या रहा होगा। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम ज्यादातर चीजें जो भी डिस्कस करते हैं वो एकदम ठोस तथ्य के ऊपर होती है, मतलब एकदम कंक्रीट फैक्ट्स होते हैं। उनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, डॉक्ट्रिन्स भी होते हैं। उसकी कहीं कहीं जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके फोटोग्राफ्स भी होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि कई लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को भी गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और कई बार क्या होता है उस वजह से चीजें सही तरीके से लोगों के सामने नहीं आ पाती। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर काफी लोग जो हैं वो ऐसी मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि जो जिसको सपोर्ट करता है, जो जिस हम्म विचारधारा का है, वो उस हम्म विचारधारा को सही ठहराता है। हम्म लेकिन हम्म हमें दूसरी विचारधारा भी पता होनी चाहिए। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री की बात हम्म करेंगे। हम्म उससे पहले हम हम्म एक जनरल जो एकदम करंट क्वेश्चन है, अभी का जो एकदम हॉट टॉपिक है उस पर बात करेंगे हम्म कि अभी हम्म जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो इंडिया हम्म पाकिस्तान के बीच में जो डिस्टरबेंस हुई उसके बाद थोड़ा सा इन दोनों में झगड़ा भी हुआ। इधर से मिसाइल फेंकी गई, उधर से ड्रोन्स भेजे गए, बहुत कुछ हुआ। एंड हम्म में यूनाइटेड नेशंस या अमेरिका जैसे बीच में आया, ट्रम्प बीच में आया और उन्होंने हम्म कहा कि ठीक है आप दोनों सीज फायर करो, अब दोनों कंट्रीज हम्म लड़ेंगी नहीं। तो ये जिस हम्म तरीके से ये बहुत ही अजीब किस्म की लड़ाई भी जो शुरू हुई थी वो बहुत अजीब किस्म से शुरू हुई थी, और जो सीज फायर हुआ वो भी अजीब किस्म से शुरू हुआ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या सीज फायर जो है वो सही हुआ या इसके अंदर और कुछ करने की गुंजाइश थी? सीज फायर तो होना जरूरी था वो तो, क्योंकि कभी भी कोई भी युद्ध होता है उसको रोकने का सीज फायर, क्योंकि वार तो, युद्ध तो किसी भी समस्या का हल नहीं है, उससे तो समस्या कभी भी हल नहीं होगी उसको तो कोई। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तुम कुछ भी करो लेकिन उसका कोई, और युद्ध विराम तो कोई कितनी बड़ी वार हो उसका युद्ध विराम तो होना वो निश्चित ही है। और युद्ध विराम होना ही सही था, क्योंकि अगर ये युद्ध ज्यादा चलता उसमें दोनों को, एक को कम होगा एक को नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन नुकसान तो दोनों को होगा, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको नुकसान ना हो। तो इसलिए उस युद्ध का कोई फायदा नहीं है जिसमें नुकसान तो होगा ही होगा। और तीसरा आदमी यूनाइटेड अमेरिका को बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था, वो बीच में पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई नहीं पढ़ता। जब दो का झगड़ा होता है तो बैकडोर, जो जिसको कहते हैं ना, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जिसमें कोई ना कोई तीसरा आदमी उन दोनों की बात कराता है, कहीं ना कहीं किसी टेबल पे दोनों को लाता है, उन दोनों की बातचीत कराता है। तुम देखो घर में भी कहीं दो आदमियों का झगड़ा हो तो एक तीसरा आदमी आके ही सुलह कराता है ना, कि भाई चलो सुलह कर लो, या कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में जाके सुलह करेगा, या पुलिस में जाओगे तो कोई हम्म। तीसरा आदमी तो होता ही है सुलह कराने वाला। लेकिन ये सब बैकडोर में होता है, ये फ्रंट में ओपन में नहीं होता। तो यहाँ पे जो हो गया वो ओपन में हुआ है, वो ही गलत हुआ है, वरना बैकडोर डिप्लोमेसी तो हमेशा ही चलती है। बैकडोर पे लोग जो है दोनों तरफ से ही बात करते हैं, किस तरह से शांति बने और किस तरह से। तो वो सब तो ठीक ही है, वो होना भी चाहिए था और युद्ध विराम होना भी चाहिए था। उसका कोई फायदा नहीं था ज्यादा खींचने का। और जितना हमें करना था उतना अगर हो गया तो उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, बस इतनी कमी है कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने की वो गलत हुआ। वो हमारे को ही खुद करनी चाहिए थी, पाकिस्तान को या ये इंडिया को ही ये करनी थी। एंगल भी देखना बहुत जरूरी है कि जब कोई थर्ड कंट्री, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैटर है, तो डिप्लोमेसी में जब कोई थर्ड कंट्री आपके बीच में आके दो कंट्रीज के बीच में इन्फ्लुएंस करती है और कोई समाधान निकाल रही है या कहती है कि हम ठीक है सीज फायर कराएंगे या हम आपस में इन लोगों की बातचीत कराएंगे टेबल पे, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो कंट्री ये सब काम जो है किसी जनरल इंटरेस्ट में तो कर नहीं रही होती, वो कहीं ना कहीं अपना कोई म्यूचुअल बेनिफिट तो देखती है। नहीं, वो फ्रेंडशिप भी होती है ना, जैसे ताशकंद समझौता जब हुआ था तब शास्त्री जी ताशकंद गए थे,
और पाकिस्तान से जो थे याहिया खां या वो गए थे, तो उन दोनों को, दोनों की तरफ से दोस्त का दोनों से दोस्ती निभा के भाई दोनों दोस्तों को एक टेबल पे लाके बैठा दिया। अब तुम दोनों आपस में बात कर लो। उसमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये था कि भाई इंडिया से भी दोस्ती है, उनसे भी दोस्ती है, युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। तो ठीक है, दोनों को एक टेबल पे ला के बैठा दिया, एक तुमने एक स्पेस दी कि ठीक है, तुम आपस में बात नहीं कर सकते, तुम इंडिया नहीं जा सकते, तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते, ठीक है मैं अब तुम्हें स्पेस दे रहा हूँ, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरी स्पेस में दोनों बैठो, और हम दो सबके सामने तुम आपस में बात करो, जो तुम्हारे तर्क हैं वो एक दूसरे के सामने रखो, और जो भी सहमति होती है उसको मान लो। तो वो होती है बीच में आने का कारण। अपना स्वार्थ अगर आ जाएगा तो फिर वो दिक्कत करता है। जैसे अब जो है ना, बिजनेस का स्वार्थ बीच में आ गया, ये चीज जो है ना, उससे क्या होता है कि हमने कहीं ना कहीं अपने जो है उसको, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, मतलब उसके आगे झुक गई, अमेरिका के आगे। तो वो झुकाव माना जाएगा ना। अगर आपको बुला के बात कराते हैं तो ठीक है, बात कराई, दो दोस्त, तीन, दो में लड़ाई हो रही है, तीसरा है जो दोनों का दोस्त है, चलो भाई तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे घर में बैठो और मेरे घर में बातचीत कर लो। अगर उसने अपने स्वार्थ के लिए किया तब फिर वो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और वही प्रॉब्लम अभी जो हो रही है वो ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट में किया है, दोनों देशों को इंटरेस्ट में नहीं, अपने इंटरेस्ट में किया है, तो वो दिक्कत वाली बात है। बाकी तो युद्ध विराम तो होना ही था, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और होना भी चाहिए था, उसमें कोई गलती भी नहीं है। अच्छा, आज़ादी के दौरान जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक मतलब वो चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था कि उसके अंदर दो कैंडिडेट्स के नाम और सुनाई देते हैं, एक सरदार पटेल और एक सुभाष चंद्र बोस। तो क्या जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना कोई वन साइडेड डिसीजन था, या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऐसा किया गया था, क्योंकि उन लोगों को भी कहा जा रहा था कि शायद ये लोग ज्यादा बेटर कैंडिडेट हो सकते हैं। देखो, इसके लिए इसे जो है ना, बहुत बड़ा सवाल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, इसका सवाल का सीधा आंसर बड़ा मुश्किल है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी। पहली बात तो ये जोड़नी पड़ेगी कि सुभाष चंद्र बोस, पहले इन दो को लेते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस तो पहले ही अलग हो गए थे, मतलब उनका तो प्रधानमंत्री बनने का बात खत्म हो गई थी कांग्रेस से, उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस। तो उनकी बात पहले करते हैं, पटेल से पहले, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने तो सुभाष चंद्र बोस के विचार में ये था कि हम लोग जो है सशस्त्र जो है अपने आर्मी बनाएंगे, और जापान से या जर्मन से सहायता लेंगे, और इस तरह से अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। गांधी जी का यह मानना था कि हम अहिंसा पे ही चलेंगे, और हम इस तरह से कोई काम नहीं करेंगे। इन दोनों विचारों में झगड़ा था। तो जब वो प्रेसिडेंट बने तो गांधी ने कहा ठीक है, तुम अपने विचारों से अगर कांग्रेस चलाना चाहते हो तो तुम चलाओ कांग्रेस, और मैं अलग हो जाता हूँ। तो गांधी जी ने अपना प्रस्ताव दिया कि मैं अब कांग्रेस छोड़ता हूं, और मैं तो अहिंसा के साथ रहूंगा, और आप लोगों ने जो कांग्रेस जो भी करना है वो ठीक है, जो प्रेसिडेंट जैसा चाहेगा करो। तब क्या हुआ कि जितने भी कांग्रेसी थे वो नेहरू के साथ, गांधी के साथ आ गए। नेहरू जो थे वो दोनों तरफ थे, वो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे और गांधी के साथ भी थे, वो थोड़ा आक्रामक भी थे और वो गांधी के उस पर ही मानते थे। लेकिन जब कांग्रेस पे सभी नेताओं का प्रेशर था कि हम गांधी को अलग नहीं होने देंगे और गांधी को जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, उन्होंने पद का इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में आ गई, अब पूरी तरह से गांधी जी का नेतृत्व आ गया, उसमें अहिंसा की बात आ गई कि अब हम अहिंसात्मक तरीके से ही करेंगे। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस तो पहले ही छोड़ गए थे कांग्रेस, तो इसलिए उनका कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का तो कोई चांस था ही नहीं था। हाँ, अगर उनकी फौज जीत जाती, अगर आजाद हिंद फौज जीत जाती और वो जीत के भारत में आते, तो ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री बनते ही, वो तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति बन जाते, एक जैसे डिक्टेटर बनते हैं, वो पूरी कमान अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन वो तो लड़ाई में हार गए, जापान हारा, जापान के साथ वो भी हार गए, तो इसलिए उनका तो प्रधानमंत्री बनने का सवाल दोनों तरफ से खत्म हो गया ना। पहला तो कांग्रेस छोड़ दी, तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस आती भी है तो उनके में कांग्रेस में थे नहीं, तो इसलिए वो सवाल उठ गया। और दूसरा, अगर वो जीतते तब बनते ना, अब वो जीते ही नहीं, वो भारत पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर उनका तो प्रधानमंत्री बनने का वो था ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता था। तो इसलिए उस बात को तो अलग ही छोड़ दो कि सुभाष चंद्र बोस बन सकते थे, वो बन सकते थे अगर कांग्रेस में रहते। कांग्रेस में नहीं रहे वो, और ना ही वो युद्ध जीत पाए। तो दोनों बातों को अगर देखा जाए तो उसमें उनका कोई चांस नहीं था। अब दूसरा आता है पटेल पे। पटेल आखिरी तक थे। पटेल को 1934 में ही गांधी जी ने अपना वो बता दिया था। अब ये बात लगाओ कि आज़ादी से कितने साल पहले उन्होंने बता दिया था, कम से कम 10-15 साल पहले उन्होंने पटेल को ये लेटर लिख के बता दिया था कि जो
जो तुम्हारे नेहरू हैं वो मेरे उत्तराधिकारी हैं। और ये बात तब से सबको पता थी कि अगर जब भी हिंदुस्तान आजाद होगा तो नेहरू ही गांधी जी की पहली वो चॉइस है और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसलिए पटेल ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया, और पटेल इस बात को मान के चलते थे कि जब भी होगा वो नेहरू ही बनेंगे। ये बात तो बहुत पहले से क्लियर थी, उसमें कोई बात बाद में तो जुड़ी नहीं है। तो ये जो लोग मानते हैं कि उस टाइम जो इलेक्शन हुआ था वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, कांग्रेस की प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, ना कि वो प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसका इलेक्शन नहीं था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये था कि नेहरू पहले 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो इसलिए लोग चाहते थे कि इस बार पटेल को बना दिया जाए। लेकिन गांधी जी का मानना था कि जो भी अब प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि अब आज़ादी बहुत करीब है, और जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए आसान होगा प्रधानमंत्री बनना। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो है नेहरू ही प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि आज़ादी के टाइम पे आसानी से जो है हस्ताक्षर हो, जो पावर है वो नेहरू के हाथ में आसानी से आ सके। वरना क्या होता कि प्रेसिडेंट अलग है और प्राइम मिनिस्टर अलग बनेगा, दो तरफ पावर चली जाएगी, दो सेंटर बनेंगे पावर के। एक तरफ होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक तरफ होंगे नेहरू, और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो पावर में झगड़ा ना हो, इसलिए एक ही आदमी के हाथ में पूरी पावर आएगी तो वो ठीक से चला पाएगा। तो इसलिए उन्होंने जब था कि ठीक है, उसको अपनी तरफ से उन्होंने नाम प्रपोज कर दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो नेहरू को बनाया जाए। तो इसलिए ऐसा पटेल का कोई वो नहीं था, ना पटेल ने कभी दावा किया, ना पटेल ने कभी कहा कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ। जैसे आजकल होता है कि हर आदमी बोलता है मैं रेस में हूँ, रेस में हूँ। ऐसा पटेल ने कभी रेस में नहीं कहा। ऐसा कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। वो तो सबको पहले से ही पता था, तो इसलिए उसमें तो पटेल पहले से जानते थे। अब तीसरा एंगल इसमें और देख लीजिए। तीसरा एंगल क्या है कि क्यों गांधी जी की पहली चॉइस थी, कि अगर आप देखो कि नेहरू का जो विजन था, उस विजन को उस टाइम के भारत में किसी के नेता के पास वो विजन था ही नहीं। चाहे वो पटेल हो, चाहे वो गांधी के पास भी उतना विजन नहीं था जितना नेहरू के पास था। नेहरू क्या थे कि नेहरू तो कहो तो वो जो धर्म को तो मानते नहीं थे। वो धर्म मानते नहीं थे, वो इसको क्या कह सकते हो तुम, कि वो तो एथीस्ट थे, उसको मानते नहीं थे धर्म को। तो उनका जो है, लेकिन उनका जो नॉलेज थी भारतीय, उसकी वैदिक से लेके उपनिषदों से लेके और पूरे उसकी जो उनको नॉलेज थी, वो ज्ञान था, और जिसको वो विचारधारा मानते थे, वो धर्म अंधभक्त नहीं थे, वो विचारधारा में विश्वास करते थे। विचारों को लेकर उन्होंने जो किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसी कोई किसी की सोच मिलती है कि जिसने पूरे भारत के इतिहास के ऊपर एक किताब लिख डाली, इतनी बड़ी किताब जिसको आज पूरा ऐतिहासिक लोग भी उसको मानते हैं। फिर उनका जो नॉलेज थी वो पूरे वर्ल्ड की नॉलेज, उनकी दूसरी बुक है उसको भी पढ़ के देख लीजिए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उनको पूरे वर्ल्ड की इतिहास का जो ज्ञान था वो उस टाइम के किसी नेता को नहीं था जितना ज्ञान उनको था। फिर उन्होंने जब लेटर भी लिखे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी को लिखे हो, अपनी बहन को लिखे हो, उसमें पर्सनल बातें नहीं लिखी कि तू कैसी है, तुझी पढ़ाई कैसे चल रही है, माँ बाप कैसे हैं, तू क्या, ऐसा कोई चीज़ नहीं। वो उन्होंने उसको भी वो पूरी नॉलेज दी है, वो ज्ञान दिया, उसको बताया कि वर्ल्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। इस तरह की जो नॉलेज, इस तरह का विजन किसके पास था? वो विजन किसी के पास नहीं था। और गांधी जी जानते थे कि नेहरू के पास एक बहुत बड़ा विजन है, उस विजन का हमारे देश की उसके लिए बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए उनकी पहली चॉइस वो बने थे। उनकी उनकी किताबें देखो ना कि किस तरह की किताबें लिखी हैं उन्होंने, प्लस ऐसा कोई इसके राइटर। साथ ये भी था ना कि उनके जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, भले ही आज उसके लिए लोग बोलते हो कि उनका अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी इंटरनेशनल पीआर जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। बहुत स्ट्रांग थी उनकी पीआर, बहुत स्ट्रांग थी। और उनकी अंग्रेजों से ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उनकी स्ट्रांग थी, रशिया से लेके हर जगह उनकी अपनी बहुत पहुंच थी। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि उनकी पहुंच, बाकी किसी नेता की इतनी पहुंच नहीं थी जितनी नेहरू की पहुंच थी। और जितना दुनिया में लोग नेहरू को जानते थे उतना किसी को भी, भारत के किसी नेता को नहीं। गांधी के बाद अगर किसी को जानते थे तो नेहरू को ही जानते थे। तो इसलिए नेहरू का जो है ना, उसके बारे में भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने भी नेहरू की तरफदारी की है। और वो भी कब की है? 1931 में उन्होंने नेहरू की तरफदारी की है। उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान में दो यंग नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू। उन्होंने दोनों को ही अच्छा नेता माना है, दोनों की बात की है कि वो दोनों देशभक्त हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो लिखा है, वो उन्होंने कहा है कि भारत के जो आगे भविष्य है वो नेहरू के हाथ में ही सुरक्षित होगा। नेहरू का जो विजन है वो ही
इंडिया को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का विजन तो ठीक है, देशभक्ति और वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा विजन जो नेहरू का है वो विजन उनके पास नहीं है। ये बात तो उन्होंने अपनी किताब में लिखी, उनकी किताब छपी हुई है किरीत। उस किताब में उनका ये लेख है जिसमें उन्होंने नेहरू और उसका दोनों कंपैरिजन किया है कि नेहरू को क्यों बनना चाहिए। तो ये लगा लो कि 30-31 के आसपास ही जब भगत सिंह कह रहे हैं कि नेहरू बनना चाहिए, तो फिर नेहरू का तो बहुत बड़ा भारी था ना। एक तो गांधी उनके साथ थे, भगत सिंह भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। तब तो पटेल का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, पटेल की बात भी नहीं कही कहीं पे। तो इसलिए नेहरू की बात जो है उसको अगर कहें कि क्यों बने कैसे बने, वो लोग जानते नहीं हैं। इसके लिए एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, अगर मिले किताब तो पढ़ सकते हो। किताब के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, उनकी किताब है भारत माता, कौन है भारत माता। ये कौन है भारत माता पे किताब है, जिसमें नेहरू के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी बातचीतें हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ मिलेगा। हर चीज मिलेगी उसमें, हर चीज का उन्होंने फिर इस बात को भी डिस्क्राइब किया कि कौन है भारत माता, इसको नेहरू ने डिस्क्राइब किया। भारत माता तो सब करते हैं, लेकिन नेहरू ने बताया कि भारत माता कौन है। ये जब एक बार मीटिंग में जा रहे थे तो पब्लिक भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगा रही थी। तो नेहरू जी गाड़ी से उतरे और उनसे पूछा कि भारत माता कौन है। तो सब चुप हो गए, अब किसको बताया भारत माता कौन है, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तब उन्होंने कहा कि भारत माता तुम खुद हो, ये जनता है, ये तुम हमारा देश की जनता ही भारत माता है। ये बात, तब उन्होंने इस बात को कहा कि भारत माता कोई और नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई जमीन और वो नहीं है, तुम लोग ही भारत माता हो, हाँ, तुम आजकल लोग तो अपनी जय करो। वो हिंदू वो जोड़ देते हैं ना, हिंदू का वो दिखा देते हैं झंडा की भारत माता है। हाँ, तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया भारत माता तो हिंदुस्तान की जनता खुद ही भारत माता है। तो तुम अपनी ही जयकार करो, भारत माता की जय का मतलब है तुम्हारी अपनी जयकार। तो ये इस शब्द को लेके उन्होंने किताब लिखी है बहुत अच्छी, कौन है भारत माता। और इस किताब को अगर मिले, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, तुम्हारे जेएनयू से ही हैं वो, और राजकमल प्रकाशन से छपी है ये किताब, और जेएनयू के प्रोफेसर हैं। तो उनकी इस किताब को पढ़ोगे तो नेहरू के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, नेहरू के बारे में हर चीज मिलेगी। और एक बात और जानो कि नेहरू के बारे में जो अपोजिशन वाले थे उनके विचार भी देखो। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा है उनके बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी मौत के ऊपर क्या कहा है, उनके शब्द सुन लो। उन्होंने बोला है कि एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो अधूरा रह गया, एक लो थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक संसार का जो भय भूख से रहित होगा। एक गीत था ऐसा महाकाव्य का जिसका गीत की गूंज और गुलाब की गंध थी। लोग थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा, और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। भारत माता आज शोकमग्न है उस अपने सबसे लाडले राजकुमार को खोकर। उन्होंने बोला है कि भारत माता शोकमग्न है अपने सबसे लाडले राजकुमार को खोकर। तो ये विचार तो अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, जबकि वो जनसंघ के थे, वो उनका विरोध करते रहे और वो सब कुछ करते थे, फिर भी वो मानते थे कि नेहरू के विचार, नेहरू की जो दूरदृष्टि है, उसका विजन है, वो बहुत गहरा था। तो इसलिए हमें तो इस बात पे होना चाहिए कि नेहरू की वजह से आज हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, जहाँ भी हम पहुंचे हैं वो नेहरू के जो विजन था उससे पहुंचे हैं। तो इसलिए ये मानना कि उनको गलत बनाया गया वो गलत बात है। वो उनको हम्म। गांधी गांधी से लेकर हर एक का सपोर्ट था, उनको पूरी। तो लोग तो नेहरू के बारे में इसलिए भी वो कहते हैं कि जब डिवीजन हुआ तो उनकी वजह से पाकिस्तान का पूरा एरिया उनको दे दिया गया। एक और उसके बावजूद भी जो है मुसलमानों को ऑप्शन दे दिया गया कि यहाँ पर रहने के लिए, तो इसलिए लोग उनको थोड़ा सा वो कहते हैं कि इनकी गलती की वजह से ये सब हुआ। देखो, नेहरू की वजह से नहीं हुआ। अगर जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो क्या हिंदू महासभा एक मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बनाने देती? क्या उसका विरोध नेहरू ने किया था? उसका विरोध क्या हिंदू महासभा या हिंदू जो जितने भी संगठन थे उन्होंने विरोध नहीं किया था? क्या वो ये चाहते थे कि फिर से मुसलमानी राज हो? वो तो उसको हटाना ही चाहते थे। तो अगर ये कहें कि अगर जिन्ना बन जाता तो भारत का विभाजन ना होता, तो जिन्ना को ना बनने देने का पीछे कौन लोग थे? कांग्रेस थी या वो जो हिंदू संगठन थे वो थे? क्या हिंदू संगठन आज, चलो ठीक है, मान लिया कि अगर जिन्ना को बनाते हिंदुस्तान एक होता, आज किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना के एक हिंदुस्तान कर लो, बन जाएगा हिंदुस्तान। कोई तैयार होगा उसके लिए? तो ये बात कहना आसान है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में कोई भी उसको तैयार नहीं था लेने के लिए। और फिर उसके बाद भी गांधी जी तैयार हुए
और गांधी जी जब जा रहे थे, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान जाने का। जब उनको मारा गया उससे एक दिन पहले उनका प्रोग्राम बना था पाकिस्तान जाने का। उन्होंने दोनों से, पटेल से और नेहरू से, आश्वासन ले लिया था कि मैं जो भी फैसला करूंगा जिन्ना के साथ पाकिस्तान जाके, उसको तुम दोनों को मानना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस को मानना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको पूरी छूट दी थी कि ठीक है तुम जाओ, और जो भी तुम फैसला करोगे हम उसको मान लेंगे, भले ही तुम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, जो मर्जी बना दो, और हम उसको मानेंगे। लेकिन उनके जाने से पहले मारने वाले कौन थे? मारने वाले कौन थे? क्यों उनको मारा गया? अगर वो पाकिस्तान जाते और जिन्ना से बात करते और वो जिन्ना को मना लेते कि भाई तुम ठीक है, हम एक देश रखते हैं और तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अगर वो बात के आते तो नेहरू और पटेल तो तैयार थे कि जो भी गांधी जी फैसला करेंगे हम तैयार हैं। लेकिन उनसे पहुंचने से पहले ही उसका विरोध हुआ। सबसे बड़ा विरोध हुआ कि तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे, तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाना। उसका विरोध क्यों किया गया? उसका विरोध करने से ही उनकी हत्या का रास्ता खुला, कि उनको हत्या की गई ताकि वो पाकिस्तान ना जाए। तो ये पाकिस्तान बनाने की साजिश तो एक बहुत पुरानी, उन दूसरे संगठन भी थे ना जो हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन दोनों की तरफ से था। तो गांधी तो फिर भी बात करने जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। एक और चीज है इसमें, अगर तुम जोड़ो तो उस टाइम जब पाकिस्तान जो लोग गए थे मुसलमान, उनके मकान खाली थे, और कुछ संगठन जो हिंदू संगठन थे वो चाहते थे उन मकानों पे कब्जा करना, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। तो गांधी जी ने उसको रोका। उन्होंने नेहरू को बोला कि ये कब्जा रोको, इसको किसी तरह से मत होने दो, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगा। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अगर एक बार जाऊंगा पाकिस्तान, जिन्ना मान जाएगा, और वो जो लोग यहाँ से गए हैं वो लोग वापस आएंगे और अपने इन्हीं मकानों में, इन्हीं जगह पे वापस आएंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि इन मकानों पे कोई कब्जा ना करे। मैं जाके बात करूंगा, जिन्ना को मनाऊंगा, और वो लोग वापस आएंगे और अपने पुराने मकानों में रहेंगे। तो इसका विरोध हुआ। इसका विरोध अब वो बोलते हैं कि तुमने मुसलमानों के मकानों पे हमें कब्जा नहीं करने दिया। तो वो तो चाहते थे ना कि वो मुसलमान वापस आए, और यहाँ से जो सिख आए हैं, जो हिंदू आए हैं, वो भी वापस पाकिस्तान जाएं, अपने अपने घरों वापस जाएं। तो इसके लिए वो जा रहे थे पाकिस्तान बात करने के लिए। तो उससे पहले उनको मार दिया गया। मारने का कारण एक सबसे बड़ा यही था कि वो नहीं चाहते थे कि वो वहां जाके जिन्ना से बात करें और जिन्ना से किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करें। तो इसलिए ऐसी कोई वो नहीं थी बात कि एक हिंदुस्तान हो सकता था वो, हो सकता था, ऐसे बात नहीं है। लेकिन गांधी को कभी किसी ने विरोध तो गांधी का किसने किया इस बात को लेकर? उन्हीं लोगों ने विरोध किया जो आज कह रहे हैं कि एक हो सकता था। गांधी ने नहीं होने दिया, तुमने ही तो उसका विरोध किया था। हम्म। खुद ही विरोध करके, और आज उल्टी बात बता रहे हो कि गांधी ने विरोध किया। गांधी ने तो कभी, गांधी तो एक चाहता था, तुमने विरोध किया कि नहीं हम एक नहीं रहेंगे। तभी तो अलग हुए ना, दो देश बने। दो देश की थ्योरी किसने दी? जिन्ना से पहले सावरकर ने दी। सावरकर और जिन्ना दोनों ने ही दो देश की थ्योरी दी थी, जिसको लेके आगे चले हैं दोनों। तो इसलिए गांधी को ब्लेम करना कि वो गांधी और नेहरू उसके लिए कारण है, वो दोनों कारण नहीं है। कारण तो जो मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, ये दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये भी कहा जाता है जो भगत सिंह को जब फांसी हुई थी, तो लोग कहते हैं कि नेहरू ने और गांधी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। देखो, उसमें नेहरू तो जेल भी गए थे, भगत सिंह से मिलने गए थे। नेहरू और भगत सिंह का मैंने पहले ही बताया कि भगत सिंह ने नेहरू के बारे में क्या विचार लिखे हैं। अगर उनके संबंध खराब होते या उनकी ऐसी कोई बात होती तो फिर वो तो सामने आता, वो क्यों तारीफ करते नेहरू की? तो ये तो बात कहने ही गलत है कि नेहरू ने बचाने की कोशिश नहीं की। नेहरू के हाथ में पावर थोड़ी थी कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था, वो चाहता तो जो मर्जी करता था। उस टाइम गवर्नमेंट तो अंग्रेजों की थी ना, करने वाले तो गवर्नमेंट थे, और कोर्ट में केस था। तो उसने कोर्ट में केस में ये था कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस था, उनके ऊपर पॉलिटिकल वो नहीं था, पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे, वो क्रिमिनल्स में बंद थे। और जब गांधी जी का और इरविन का जो पैक्ट हुआ, जिसमें वो बात करने जा रहे थे, जिसके बारे में ये बोलते हैं, उस टाइम उनकी इस बात पे बात होनी थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको छोड़ दिया जाए। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने की बात हो रही थी। इसलिए लोग ये चाहते थे कि उसी में उसका सुभाष चंद्र उसका भगत सिंह का नाम भी दिया जाए। लेकिन भगत सिंह का केस ही अलग था ना, उनका केस तो क्रिमिनल केस था। तो गांधी ने कहा था ये इस पैक्ट में नहीं होगा, मैं उसके लिए उनसे अलग बात करूंगा, अलग पर्सनल। और उनसे अलग से बात की थी और उनको समझाया था अंग्रेजों को कि देखो, इनको अगर तुम फांसी देते हो, क्रिमिनल मान के भी फांसी दोगे, तो इसका बहुत बुरा नुकसान होगा, तुम्हें भी नुकसान होगा, इसलिए इनको छोड़ देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात तो वहां पे तब आई थी। गांधी और नेहरू ने उनको छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन
भगत सिंह खुद ही नहीं छूटना चाहते थे। भगत सिंह ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी मांगते तब तो वो छूट जाते, लेकिन उन्होंने बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैंने जो किया है वो सही किया है। उन्होंने इस बात को माना कि मैंने किया है और मैं आगे भी करूंगा। उन्होंने ऐसी कोई माफी नहीं मांगी कि मैंने नहीं किया या आगे नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी किया है वो मैंने सही किया है और आगे भी करूंगा। अब जब ऐसी बात की है उन्होंने, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो उनके पिता ने बोला था माफी मांगने का, तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं फांसी पे ही चढ़ूंगा और मेरा मरना ही जो है वो देश के लिए काम मेरी वो होगी, वरना मेरा उसके कोई लड़ाई का फायदा नहीं है। उनका तुम अगर कंपैरिजन करो तो तुम सुकरात से कर सकते हो। उनके विचार और सुकरात के विचार एक थे कि मेरे मरने से मेरे विचार जिंदा रहेंगे, और अगर मैं जिंदा आ गया तो मेरे विचार मर जाएंगे। अगर वो माफी मांग के आ जाते और छूट जाते, तब कौन भगत सिंह को पूछता, कौन भगत सिंह को मानता? यही माफी वीर लग जाता उनके नाम के आगे भी कि माफी वीर थे, छूट के आ गए। लेकिन उनको फांसी हुई, उससे आज उनके विचार जो हैं, क्रांतिकारी विचार सारे में फैले। आज लोग उनकी पूजा करते हैं या उनको मानते हैं। वो इसीलिए वो इस बात को मानते थे कि मैं अगर बाहर गया किसी तरह से भी तो मेरे विचार मर जाएंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके विचार जो हैं, क्रांतिकारी विचार, वो मारे जाएं। इसलिए उन्होंने खुद ही अपने आप को समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी होगा वो इसको मानूंगा, लेकिन मैं ना तो माफी मांगूंगा, ना ही ये कहूंगा कि आगे नहीं करूंगा, आगे भी करूंगा और दोबारा जन्म होगा तब भी करूंगा। उन्होंने इतना तक नहीं कहा कि आगे भी करूंगा, मेरा जब भी जन्म होगा फिर करूंगा। तो ऐसे में उसको तो भगत बचाना बहुत सिंह के बारे मुश्किल में था। दो चीजें बड़ी एक दूसरे को काटने वाली हैं, कि एक तो भगत सिंह जो है वो गीता को मानते थे, गीता पढ़ी हम्म। थी उन्होंने, और दूसरा वो कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ, उन्होंने एक बुक भी हाँ, लिखी है इसमें। वो नास्तिक थे ना। वो उनके विचार में थोड़ा थोड़ा उनके उसमें मार्क्सवाद और समाजवाद था। तो गीता को उन धार्मिक ग्रंथ ना मान के उन्होंने उसके विचारों को बात है ना। अब गांधी भी गीता को मानते हैं, विचारों की बात है ना। नेहरू तो नेहरू भी नास्तिक ही थे एक तरह से देखा जाए तो नेहरू भी ने जो उपनिषदों के ऊपर लिखा है, जो उन्होंने वेदों के ऊपर लिखा है, वो उन विचारों से तो सहमत है ना। वो अंधभक्ति, मूर्ति पूजा, उस पे विश्वास नहीं करते थे। वो इन बातों में विश्वास नहीं करते भगवान की पूजा करने से सारे काम हो जाएंगे। वो उन विचारों को मानते थे कि हाँ, इन विचारों पे चलना चाहिए। योग करते थे, नेहरू जी योग क्यों करते थे? वो योग को मानते थे, वो हर चीज को मानते थे, लेकिन वो विचारों को मानते थे। वो इस बात को नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा करो, मंदिर में जाओ, सवेरे शाम पूजा पाठ करो, तिलक लगाओ, इन चीजों से वो परहेज करते थे। तो इसलिए दोनों गांधी तो फिर भी थोड़ा, वो मंदिर तो गांधी भी नहीं जाते थे कभी, अपनी ही प्रार्थना करते थे। लेकिन नेहरू और वो तो कभी मंदिर गए नहीं, किसी भी मंदिर में। दोनों ही नास्तिक थे ना। तो इसको देखो तो दोनों के, नेहरू और भगत सिंह के विचार तो नास्तिक विचार थे दोनों के। और जो ये पार्टीशन जब हुआ था, जब पाकिस्तान बना ही दिया गया था, तो फिर मुस्लिमों को ये ऑप्शन क्यों दिया गया कि भाई यहाँ पर अगर वो रहना चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, वहां जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं? ये एक जो है ना बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसका जो है ना उस टाइम के जो राजनेता थे उनके सामने बहुत बड़ी एक समस्या थी क्योंकि इस इसका। बारे में क्या है कि लोग सवाल ये उठाते हैं कि तुमने एक देश पूरा यहाँ से निकाल के उनको दे दिया, और उसके हम्म। बावजूद भी हमारा वो तो इस्लामिक देश बन गया पूरा, और हमारे हम्म। देश को तुमने धर्मशाला बना दिया कि यहाँ पर जो मर्जी रह सकता है, फिर इसको हम्म। भी एक वो बना देते। देखो, मुसलमानों को रखना एक मजबूरी थी। भले ही पाकिस्तान बन गया था, लेकिन मुसलमान अगर यहाँ नहीं होते, अगर मुसलमानों को सबको निकाला जाता, तो यहाँ पे तीन चार चीजें और बहुत बड़ी, जिस समस्या पे अभी कोई बात नहीं करता, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी सिखों की प्रॉब्लम। सिखों की प्रॉब्लम कोई खालिस्तान की प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम नहीं थी। सिखों की प्रॉब्लम 1920 से शुरू हो चुकी थी। 1920 में जो थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने जो है अपना अकाली दल शुरू कर दिया था। अकाली दल में उनका जो था, अंग्रेजों से बातचीत चल रही थी और वो चाहते थे कि आज़ादी से पहले उनको पंजाबी सूबा मिल जाए, और वो पंजाबी सूबे की बात कर रहे थे। और उस बात को लेके जब नेहरू और पटेल ने उनको आश्वासन दिया कि आज़ाद भारत में तुम्हें पंजाबी सूबा दिया जाएगा, इस आश्वासन के साथ वो जो है वो जुड़े हैं। अगर पूरे मुसलमान निकलते तो फिर खालिस्तान की डिमांड पंजाबी सूबा भी अलग होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी धर्म का वो नहीं रहेगा, हमारे यहाँ निरपेक्ष रहेगा, हर धर्म को रहेगा, तो इसलिए मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा। तो इसलिए उनको सिखों को रोक जोड़ने के लिए एक जरूरी था कि मुसलमान भी रहें, ताकि सिखों को भी दिखाया जा सके कि देखो मुसलमान भी हैं यहाँ, सिख भी रहेंगे। दूसरा एक साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो था वो क्या नाम है, पेरियार,
पेरियार ने 1938 में ही डिमांड कर दी थी अलग राष्ट्र की। इस बात को कोई बोलता नहीं है कि पेरियार ने 1938 में जो है अपना देश का नाम भी रख दिया था द्रविड़ नाडु। द्रविड़ नाडु राष्ट्र की उन्होंने अपनी मांग की थी कि हम जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये साउथ के जितने भी हैं इनको मिला के एक देश बनेगा द्रविड़ नाडु। इसकी जो पैरकारी कर रहे थे वो ब्राह्मणवाद और हिंदू हिंदी के थोपने पे खिलाफ उनका मूवमेंट चला था, बहुत बड़ा मूवमेंट चला, इसमें बहुत लोग मरे हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट चला था वो। तो उन लोगों को भी समझाया गया कि तुम्हारे को अलग वो दिया जाएगा, द्रविड़ वो दिया जाएगा, तमिलनाडु दिया जाएगा, लेकिन इसमें रहना पड़ेगा। तो उनको भी इसको साथ जोड़ना था। तो उनको भी ये दिखाना था कि हमारे यहाँ कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने जा रहा, हमारे यहाँ मुसलमान राष्ट्र नहीं बनने जा रहा, हमारे यहाँ कोई सिख राष्ट्र नहीं बनने जा रहा, हमारे यहाँ है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने जा रहा है जिसमें सभी धर्म के लोग रहेंगे। उसके बाद जो था उन्होंने ईसाई, ईसाई भी जो थे वो अलग राष्ट्र की मांग तो नहीं कर सकते थे, इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन वो भी ये चाहते थे धर्मनिरपेक्ष बने जिसमें स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो। तो उनको भी आश्वासन मिला कि हाँ मुसलमान भी रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ईसाई रहेंगे, सिख रहेंगे, द्रविड़ रहेंगे, सब रहेंगे। तो उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए उनको रखना भी जरूरी था। और दूसरा कारण यह था कि अगर जितना पाकिस्तान को हिस्सा दिया है, अगर सारे मुसलमानों को छोड़ते तो फिर तो हिंदुस्तान के और बहुत सारे हिस्से कटने पड़ते, फिर दो ही नहीं पांच छह हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनते कटते। तो उन सबको भी रोकना जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ कई जो थे वो मुसलमान नवाब थे, वो अलग चाहते थे। तो वो भी अगर अलग अलग पाकिस्तान बनाते तो कितने पाकिस्तान बन जाते, अभी उस टाइम तो दो पाकिस्तान बने थे, ईस्ट और वेस्ट। फिर भारत के बीच में भी एक सेंट्रल में भी पाकिस्तान बनता, कई पाकिस्तान बनते। तो उन सब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी कि किस तरह से साउथ के लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह सिख को जोड़ा जाए, किस तरह से ईसाइयों को साथ रखा जाए, किस तरह से जो मुसलमान बीच के इलाकों में हैं भारत के उनको साथ रखा जाए। तो इसीलिए मुसलमानों को तो लास्ट दे दिया, लेकिन बाकी सबको साथ लेके ही चले ना फिर वो। हम्म, तो ये बड़ी मुश्किल वाली समस्या थी, उस इतना आसान नहीं था कि मुसलमानों को सबको निकाल देते तो क्या होता। फिर एक मैसेज जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो साउथ अलग होता, खालिस्तान अलग होता, अलग अलग बन जाते। तो उन सब के ऊपर बात चल रही थी, उन सबसे बात हुई, तारा संघ से बात हुई, जो मास्टर तारा सिंह थे उनसे खूब बात हुई, उनसे बातचीत के बाद उनको तैयार किया कि तुम हिंदुस्तान में ही रहोगे। द्रविड़ में बात हुई, पेरियर से बात हुई, उनको भी साथ रख के चले। तो इसलिए इन सबको मिलाने के लिए जरूरी था उन सबको साथ रखना। तो इसलिए ये तो गलत है तो कहना कि इसका मतलब मुसलमानों के ये है साथ। कि आज की जो भी जो पॉलिसी, जिस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम इसको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिस तरह हिंदू संगठन जो है आजकल कर रहे हैं, तो अगर कल को यहाँ पर भी कोई सरकार या कोई पार्टी इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देती है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम दोबारा वापस आ जाएंगी। वापस आ जाएंगी, ये बहुत बड़े रूप में वापस आएंगी। अभी तो उस टाइम तो इतना बड़ा रूप नहीं लिया, लेकिन अब बहुत बड़े रूप में आएंगी। अभी देखो खालिस्तान मूवमेंट बड़ी मुश्किल से दबा है, और अभी भी खालिस्तानी मूवमेंट के लोग कनाडा में या दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। तो वो लोग दोबारा सक्रिय हो जाएंगे। फिर तमिलनाडु और जो साउथ के लोग हैं जो पेरियर के सपोर्टर हैं वो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। और फिर अभी उस तो क्या समय है। जो लोग, जैसा कि बता रहे हैं आप, कि उस समय जो बीच बीच के हिस्सों में मुसलमान रहते हैं, फिर वो भी बोलेंगे कि हमें भी अलग वो चाहिए। हाँ, फिर वही बात हो जाएगी। तो इसलिए वो बहुत बड़ी समस्या बनेगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश भी की तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। फिर पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। साउथ तो अभी भी देखो हिंदी भाषा को लेके, उसको लेके बहुत वो रहता है, हमेशा ही रहता है, अभी भी रहता है ना। तो इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना तो एक सपना है, वो नहीं हो सकता, वो मुश्किल, मुश्किल क्या मतलब नामुमकिन है वो। आप अगर उसको कोशिश अच्छा, करोगे तो। इन ये जो 71 में लड़ाई हुई थी, तो उसमें कहा जाता है, जैसे अभी लड़ाई हुई, तो बताया जाता है कि इन्होंने अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर दिया। जबकि इंदिरा गांधी के टाइम में भी अमेरिका ने प्रेशर डाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद से ही उसको लीड किया था। अमेरिका या किसी दूसरी कंट्री की इन्फ्लुएंस से उसको मतलब सीज फायर नहीं हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जो उस समय जब 71 में लड़ाई हुई, तो उन्होंने अपने तो जो पाकिस्तानी बंदी थे उनको छोड़ दिया, लेकिन उनकी साइड के जो हमारे बंदी थे उनको नहीं आजाद करवाया। उसमें दो चीजें हैं, देखो हम जो पाकिस्तान में 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 90,000 ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने का मतलब कि दुनिया के सामने वो 90,000 लोग थे जिनको हमने गिरफ्तार किया था। तो इसलिए हमारी जो वो जो 90,000 की संख्या है वो पूरी पूरे दुनिया को पता थी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा जो पाकिस्तान ने डिक्लेयर थे
जो डिक्लेयर थे उनको तो उन्होंने भी छोड़ा ना, उनको तो छोड़ नहीं था। जो डिक्लेयर थे, गिरफ्तार किए थे उन्होंने, जो जिनको कहते हैं जो वार, उसको तो प्रिजनर, वार प्रिजनर तो दोनों को छोड़ने थे, तो उनको तो उन्होंने छोड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को छुपा के रखा था। उन छुपे हुए का इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं था, और उनको छुपा के रखा। जब थोड़ा बहुत पता भी लगा कि कुछ लोग लापता हैं, उनका पता नहीं लग रहा, तो इंडिया से एक दल गया था, जिसमें उन लोगों के परिवार के लोग थे, उनकी पत्नियां थी, उन लोगों के परिवार के लोग थे, उन सबको पाकिस्तान भेजा गया था। और उनके साथ यूएनओ के और ह्यूमन राइट्स के लोग थे। वो पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप पूरे पाकिस्तान में घूमा, हर जेल में गया, हर जगह उनको ढूंढा गया, लेकिन पाकिस्तान ने उनको किसी कैंप में छुपा के रखा था, ताकि उनको पता ना लगे। और उन्होंने सारे में खूब ढूंढा, नहीं मिले तो वापस आना पड़ा उनको। तो इसलिए इसी चीज को छुपा के रखा गया हो, उसको तो ढूंढना मुश्किल है ना, उसके लिए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो फिर वार कर ले उससे। लेकिन वो छुपा के रखे गए थे, इसलिए उनका छुड़वाना मुश्किल हो रहा था। और जो वार प्रिजनर थे उनको तो छोड़ ही गया, दोनों तरफ से छोड़ दिया गया था। लेकिन वो छुपे हुए लोग थे, जिनके बाद में एक डायरी आई थी, किसी ने वहां पे, किसी ने, किसी के हिंदू था जिसने डायरी उसको मिली, उसने वो डायरी जब भेजी इंडिया में, तब इस बात का खुलासा हुआ कि वो लोग कैसे रहे थे और कहाँ रहे थे। और उनके वो तब तक मर चुके थे। उन पे बाद में फिल्म भी बनी है इंडिया में, 1971 नाम से फिल्म है, जिस उसी डायरी पे बनी है। उस डायरी में उन सबके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं, उनमें पूरा डिटेल दिया है कि किस तरह से उनको छुपा के रखा गया था, और किस तरह से इंडिया से और यूएनओ से पूरे डेलीगेशन गए थे उनको ढूंढने। और पाकिस्तान के जो नेता, वो जो मिलिट्री थी, उन्होंने उनको कैसे कैसे छुपा के रखा। तो इसलिए गवर्नमेंट को दोष कैसे दे सकते हो उसके लिए? गवर्नमेंट ने तो पूरी कोशिश की थी उनको लाने की। उन अपने यहाँ से डेलीगेशन भेजा, उनकी जेलों में गए, यूएनओ को साथ लेके गए, ह्यूमन राइट्स के लोगों को साथ लेके गए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ को छोड़ दिया था, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ढूंढने की। और जो 90,000 छोड़ने वाली बात है, वो तो डिक्लेयर थे, वो तो वार प्रिजनर थे, वो तो सबको पता था कि 90,000 हैं, उनकी पूरी संख्या थी, उनके पूरे नाम थे। तो उनको तो आप कैसे रख सकते हो? छुपा के तो रख नहीं सकते अब उनको। हाँ, उनमें से अगर तुम थोड़े बहुत को छुपा लेते तो बात अलग है, लेकिन उनको छुपा तो रखते नहीं था, वो तो डिक्लेयर थे। तो इसलिए उनका छोड़ना और उनका ना छुड़ाना में बहुत फर्क है, ऐसा आसान नहीं होता। हाँ, तो मतलब हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम पर काफी सारी सेंसिटिव इश्यूज थे जिसके ऊपर लोग उनको मतलब ब्लेम करते हैं, उनके खिलाफ बोलते भी हैं। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में हमारे इस जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो पॉलिटिकल इशू का जो एपिसोड था हम यहीं पर से खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।